नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम बात करने वाले हैं नेहा मित्तल जी से, जो कि काफ़ी समय से राजनीति में भी हैं और समाज सेवा में भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपना समय राजनीति में दिया, कैसे वो समाज सेवा में आए और कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली। तो चलिए हम बात करेंगे नेहा मित्तल जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार स्वाति। नमस्कार जिले वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हाँ मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू। तो हम बात शुरू करें। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप शादी से पहले आप क्या करते थे? शादी से पहले देखो, मैं स्टडी भी करती थी और मैंने बीए किया है, एमए साइकोलॉजी में कर रही थी, बट पढ़ाई करते करते मेरी मैरिज हो गई और समाज सेवा मैं साथ साथ करती थी। जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि जो ये हमारी समाज सेवा है ये हमें पेरेंट्स से मिला है बाय बर्थ। क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो आर्य समाज के प्रधान रहे हैं, मेरे पापा भारतीय जनता पार्टी के सचिव रहे हैं और मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है, बट सोशल वर्क वो हमेशा करती रही हैं, तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली। मैम, शादी के बाद आपने कैसे शुरुआत की? कई बार होता है कि लड़की की शादी दूसरे घर में होती है, कई बार हमारी सोच नहीं मिलती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपने कहाँ से शुरुआत की? जब मेरी मैरिज हुई तो जो मेरी फैमिली थी यहाँ वो बड़ी नैरो माइंडेड थी और घूंघट प्रथा भी थी। तो बट मैंने सबको समझाकर कि घूंघट कर लें और हम एक जबान लड़ा रहे हैं बड़ों के साथ, इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो वो शोभनीय नहीं है। और फिर उन लोगों ने इस चीज़ को समझा और घूंघट प्रथा को ख़त्म किया घर से। उसके बाद 6-7 साल मेरे घर में ही निकल गए, क्योंकि बाहर जाना हमें अलाउड नहीं था। तो घर में जो मेड आती थी उसके बच्चों को मैं थोड़ा सा पढ़ा लेती थी या पेंटिंग वगैरह सिखाती थी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर का, जैसे जो मुझे सभी मैंने कोर्सेज किए हुए हैं तो वो मैं उनको सिखाती थी। बट धीरे धीरे जैसे बदलाव आया तो मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी। जैसे मैं हरियाणा की स्टेट प्रेसिडेंट रही अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से। फ़िलहाल मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ राष्ट्रीय विकास समिति की, और भारतीय जनता पार्टी की मैं महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अग्रवाल विकास ट्रस्ट की जिलाध्यक्ष हूँ और परिचय सम्मेलन की प्रदेश महामंत्री हूँ। इसी के से बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं जिनकी मैं अध्यक्ष हूँ। मैं चेयरपर्सन हूँ कराटे वुसु एसोसिएशन की, और मैंने खुद का भी एक एनजीओ बनाया हुआ है, संकल्प स्वरोजगार केंद्र ट्रस्ट। तो इसी के से मतलब कि समाज सेवा में मैं आई उसके बाद धीरे धीरे। और जब मैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़ी तो मेरे को ये लगा कि हम वहाँ पे अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक संस्था का मोटो अलग अलग होता है, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। फिर मुझे लगा कि अगर जो मैंने एक देखा, बचपन में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं 8th क्लास में थी, मैं स्कूल जा रही थी, तो वहाँ पर एक चानन फैमिली थी और ट्रक भर भर के 3-4 ट्रक मेरे आगे से आदमी औरतों के वो लेके गए। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा इतने सारे आदमी औरतों के ट्रक कहाँ जा रहे हैं भर के? तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी लड़की, बहुत रिच फैमिली थी वो सिरसा की, और जला के मार दी लड़की। तो मुझे बड़ा मतलब पेनफुल फील हुआ। स्कूल से तो मैं उस टाइम वापस नहीं आ सकती क्योंकि स्कूल जा रही थी। घर आने के बाद मैंने मेरे पापा को कहा कि मैंने कहा पापा, मेरी शादी में आप एक दहेज नहीं दोगे, क्योंकि उस लड़की को दहेज की वजह से मारा गया। तो मेरे दिल में ये बात बैठ गई। तो पापा कहने लगे कि बेटा देखो, लड़की की शादी में तो हमें देना पड़ सकता है, बट बेटे की शादी में हम नहीं लेंगे। और वही मेरे पापा ने किया, मेरे भाई की शादी में दहेज नहीं लिया। और हालांकि वैसे हमारी ब्रॉडबैंड फैमिली है तो बेटा बेटी में कोई भेदभाव भी नहीं किया गया। पर जैसे और भी मैंने समाज में देखा कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है या शोषण होता है वो इसलिए होता है कि वो कम पढ़ी लिखी होती हैं और आत्मनिर्भर नहीं होती। तो मुझे लगा कि अगर हमें उनको आत्मनिर्भर बनाना है तो कुछ ना कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो मैंने सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर का अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग का सेंटर खोला। उसमें हमने महिलाओं को और लड़कियों को, चाहे वो उच्च वर्ग से हों चाहे वो निम्न वर्ग से, सबको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देनी शुरू की कि ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें या कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिकली हम स्टैंड कर सकें कि उनको हेल्प मिल सके। तो और वो कुछ हद तक हुआ भी। अब जो हमारे पास सेंटर पे से
सैकड़ों लड़कियां, हजारों लड़कियां जो सीख के गई, उसमें से कुछ ने अपने पार्लर भी खोले, कुछ ने ब्यूटी पार्लर बुटीक भी खोले, कई जॉब्स कर रही हैं और कई ब्यूटी की ट्रेनर्स बन चुकी हैं। हाँ जी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। जब हम ये कर रहे थे तो महिला सशक्तिकरण के लिए तो मैं स्पेशली काम कर ही रही हाँ थी, जी। बट मुझे फिर उसको करते करते एक चीज़ और महसूस हुई कि आज युवा बेरोजगार बहुत है। घरों में जो लड़ाई झगड़े का कारण है, तो अगर हम मध्यम वर्ग में देखें तो वो इसलिए होता है कि एक इकोनॉमिकली उनको प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनके कमी होने की वजह से, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ जी। तो और या युवा नशे की चपेट में है। तो हमने नशे के खिलाफ भी थोड़ा मुहिम चलाई। बीच में काशी जी आए थे एक, उनके साथ भी हमने आमरण अनशन पे बैठे, धरना भी हाँ दिया जी। हमने, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकला, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ें होती हैं तो ऊपर से जब तक ना हो तो नहीं हो पाता। हाँ जी। बट एक हमने प्रयास किया, उसका ये फ़ायदा हुआ कि युवाओं में थोड़ा बदलाव आया, अवेयरनेस आई कि हाँ हमें नशा नहीं करना चाहिए, या कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस भी चौकन्ना हुई। हाँ जी। तो इन चीज़ों का हमें बेनिफिट उसमें मिला। और के लिए युवाओं के, हाँ जी। तो उसके लिए हमने एक प्लेसमेंट सेल बनाया अपना, जिसमें हम उनके नाम और एड्रेस और उनका बायोडाटा रख लेते थे। और हमने कई कंपनियों से टाई अप किया प्राइवेट, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब तो हमारे हाथ में नहीं हाँ है, जी। बट हम प्राइवेट जॉब उनको अवेलेबल करवा देते हाँ हैं। जी। जो भी हमारे पास होती है, जिस लेवल की उसकी क्वालिफिकेशन होती है बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी हद तक उनको कंपनसेट कर लेते हैं। तो इसी के से हम मतलब काम करते रहते हैं। हम सामाजिक, धार्मिक इस तरह पे काम करते हैं, जैसे गरीब लड़कियों की शादी करना या पौधारोपण करना। अभी हम जैसे एक तीज महोत्सव के नाम से भी प्रोग्राम करते हाँ हैं। जी। उसमें क्या रहता है कि नाम तो हमें तीज महोत्सव देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल मंच रख दें तो महिलाएं और हाँ लड़कियां जी। नहीं नहीं, पार्टिसिपेट हाँ करती, जी। क्योंकि ये शहर थोड़ा सा छोटा हाँ है, जी। तो यहाँ सोच भी थोड़ी लोगों की छोटी है, हाँ तो उसमें जी। बदलाव लाने में टाइम लगता हाँ है। जी। तो उसमें क्या होता है कि हम जो कार्यक्रम रखते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखते हैं हम, हाँ जी। उसमें से हमारे एक मंच से निकल के आरशी नाम से इंडियन आइडल के मंच पे पहुंची, हाँ जी। नेशनल लेवल के। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, लगा हमें, जबकि हमारे मंच से निकल के हाँ जी। और एक फतेहाबाद जिले का एक बच्चा हमारे वहाँ पर हाँ कंपटीशन जी। में compete कर रहा हाँ है, जी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। हाँ जी। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे मंच दिए। एक हमने जैसे अभी अपना एक 2-3 साल पहले हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उड़ान के नाम से। हाँ जी। उसमें हम सिखाते हैं बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। जैसे वो इसलिए किया था हमने कि रेप केसेस जैसे बढ़ गए हैं, हाँ जी। या यौन शोषण की घटनाएं जो बढ़ गई हैं, तो उनसे बचाव के लिए देखो पुलिस ने हेल्पलाइन शुरू की है, दुर्गा शक्ति ऐप भी शुरू की है। बट अगर हम कहीं भी करते हैं, हम कहीं दूर दराज में हैं, तो 5 से 10 मिनट वहाँ तक आने में लगेंगे। हाँ जी। इतने तक कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। हाँ जी। तो उस टाइम में हमें बचाव कैसे करना है, तो उसके हम वो कराटे सिखाकर उनको एक स्ट्रॉन्ग करते हैं, बनाते हैं। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। हम जैसे हमने काफ़ी कैंप्स भी लगाए हैं, MMPC कॉलेज में, MMBED कॉलेज में, कई गली मोहल्लों में भी इस तरीके से हमने कैंप्स लगाए हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इतने संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, इतने टाइम से आप फील्ड में हैं, वर्क कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो कभी आपको डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ी? हाँ, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि देखो जब मैं घर से निकली फर्स्ट टाइम, हाँ जी। तो जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में भी थोड़ा सा उस टाइम सपोर्ट करती हाँ जी, थी। हाँ जी। तो कुछ लोग कह देते थे कि हम तो अपनी घर की बहुओं को बाहर नहीं निकालेंगे, हाँ जी। हमारे घर में सब कुछ है। हाँ जी। मतलब जैसे हम तो एक बिल्कुल लोअर क्लास से हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं, जी। तो इस तरीके का लोग बिहेव करते थे। हाँ जी, हाँ जी। कई बार हम किसी को, महिलाओं को जैसे अब साथ तो जोड़ना है, हाँ जी, टीम हाँ जी। बनानी है, हाँ जी। तो कई महिलाओं को हम कहते थे कि भी आप हमारे साथ जुड़ो। तो वो कहती थी कि हम अपने घर में बहुत खुश हैं, हमारे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम नहीं हाँ जी, हाँ आएंगे। जी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती थी। कई बार हम जैसे अकेले जा रहे हैं, तो उस टाइम हमें भी कई बार प्रॉब्लम फेस करनी हाँ जी, पड़ती हाँ जी। थी। बट ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज होके बहुत बढ़िया रहा हमारा। तो मैम, आगे के आपके क्या प्रोग्राम है? अभी तो जैसे फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद आपने क्या सोचा कि मैं कुछ अपने नए प्रोजेक्ट लेके आऊँगी? जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो जैसे अभी ये सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर का महिला सशक्तिकरण है, या हाँ जी। युवा सशक्तिकरण के तहत हाँ जो जी। हम कार्यक्रम कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो हम इनको आगे बढ़ाएंगे।
और जो सेल्फ डिफेंस के कैंप्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। और जैसे अब मैं एमसी भी हूँ वार्ड नंबर 19 से, तो उस टाइम मैंने एक चीज़ देखी कि हम लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करो, तो हाँ जी। भ्रष्टाचार तो ऐसे नहीं खत्म होगा ना कहने से। हाँ जी। उसको खत्म करने के लिए तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा। हाँ जी। जब हम अपनी कोई फाइल लेके जाते हैं, चाहे वो नगर पालिका है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो जब हमारा काम 1 या 2 राउंड में नहीं होता तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। हम किसी को बीच के मीडिएटर को ढूंढते हैं कि भाई हम खर्चा दे देंगे, आप हमारा काम कर दो। तो शुरुआत किसने की? हाँ जी। हम लोगों ने की ना। तो इसके लिए हमें बदलाव खुद से करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने एमसी बन के एक चीज़ और देखी कि हमारे पास जो फंडिंग आती है और उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते, तो अगर इन फ्यूचर मैंने और भी आगे कोई इलेक्शन लड़ा तो उनका पूरा प्रॉपर यूज़ करके मैं फतेहाबाद का विकास करवाऊंगी। मैंने क्योंकि देखा कि जैसे अगर फंड आ रहा है करोड़ों में, लग रहा है लाखों में, या पूरा प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो रहा, या जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है, तो अगर भविष्य में मेरे को दोबारा जनता मौका देगी तो मैं मतलब फतेहाबाद का सुधार पूरा करूँगी। मैंने एक यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क बनवाया है। वो जिले का पहला महिला पार्क है। आपको मैं बताऊं, क्योंकि जितने भी पार्क आप यहाँ देखोगे वो पुरुषों के नाम पे है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, समाज है, तो महिलाओं के नाम पे तो कोई कुछ रखना नहीं चाहता। उसके लिए मुझे 2 साल का पूरा संघर्ष करना पड़ा उस पार्क का नाम रखने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उसका नाम वो पुरुष के नाम पे रखना चाहते थे। तो बट अल्टीमेटली मुझे सक्सेस मिला, तो बहुत अच्छा लगता है कि भी हम महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं और महिलाएं भी आगे जा रही हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी जो बहनें और भी आगे बढ़े। मैम, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि मैंने वीडियोस भी देखी हैं, आपको इंदिरा गांधी महिला शक्ति के नाम से एक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, तो ऐसा आपने क्या किया जो आपको वो अवार्ड मिला? मैं स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला, नारी शक्ति अवार्ड मिला सीएम साहब के हाथों, और स्त्री शक्ति अवार्ड भी मिला मुझे, ODF के लिए भी अवार्ड किया गया मुझे जिला प्रशासन की तरफ से 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। कोरोना के लिए भी मुझे अवार्ड किया गया, कोरोना के काम के लिए, कार्यकाल में अच्छा काम करने के लिए। तो जैसे महिला को सशक्त करने के लिए मैंने जैसे भी पहले भी बताया आपको कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से महिलाएं शोषित होती हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि शादी हो जाती है लड़की, शादी से पहले चाहे वो कुछ भी कर रही है नहीं कर रही है उसको मैटर नहीं करता, बट शादी के बाद लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। अगर वो परेशान है, उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, तो लड़कियों को ये सिखा के भेजा जाता है कि भाई आप डोली जिस घर में गई है अर्थी वहीं से निकलेगी। पिता के घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। अब वो कम पढ़ी लिखी हैं और पैरों पे वो स्टैंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो उनको वहाँ सुरक्षित होना पड़ता है। तब मैंने अल्टीमेटली एक नतीजा निकाला कि भी हम उनको कैसे सशक्त करें। तो हमने एक संकल्प स्वरोजगार केंद्र ट्रस्ट की स्थापना की और उसके तहत हमने महिलाओं को सशक्त करने के दिशा में अपना सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर जैसे कोर्स हमने सिखाने शुरू किए। और इन्हीं के लिए मुझे सरकार की तरफ से समाज सेवा के लिए मुझे अवार्डेड किया गया। तो मैम, एक लाइन में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि मेरी जो इन लॉज फैमिली थी वो थोड़े नैरो माइंडेड थे, बट अब आपकी क्या एक पोजीशन है घर पे? नहीं, अब बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव हैं, बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। देखो, अगर मैं सोशल फील्ड में कहीं भी हूँ तो घर का साथ चाहिए, परिवार का साथ चाहिए। अगर घर और परिवार का साथ मिलता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, मैं ये मानती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि महिलाओं को हमेशा ही ओवर होना चाहिए। आपस में कोऑपरेशन से चलना चाहिए। कभी हस्बैंड माने, कभी वाइफ माने, ऐसे ही गृहस्थी चलती है और ऐसे ही संसार चलता है, ऐसे ही देश चलता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को साथ लेके और एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हुए आगे चलना होगा। मैम, आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहूँगी कि बेटा तो एक कुल को रोशन करता है और बेटियाँ 2 कुलों को रोशन करती हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो वो अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं और उनको साथ में कोई ऐसा हुनर ज़रूर दें जिसमें अगर मान लो शिक्षा के क्षेत्र में आगे ना बढ़ के, क्योंकि आजकल देखो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है कि हर व्यक्ति अगर हम कहें कि पढ़ लिख लेगा तो उसको ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बट अगर उसके पास कोई हुनर है, जैसे अभी मैंने बताया सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर या डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी
कोर्स हाँ। करके वो अपने आप को एक आत्मनिर्भर और अपना खुद का स्वरोजगार वो दे सकते हाँ हैं। जी। उसके लिए उनको कोई भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को अपने सक्सेसफुल करने के लिए। बैंकों से भी लोन मिल जाता है 2 से 5 लाख तक का, हाँ जी। कि अपना बिजनेस वो आराम से घर बैठे चला सकती हाँ हैं। जी। और मैं एक संदेश हमारी आज की युवा पीढ़ी के स्पेशली लड़कों के लिए भी देना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि जो ये रेप की या यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें हमारी ये युवा पीढ़ी ही जिम्मेवार हाँ है। जी। उनको अच्छे बुरे का ज्ञान दें, और जो अगर उनको फ़ोन दे रखा है, क्योंकि फ़ोन आज की ज़रूरत है, तो उसमें बच्चे क्या देख रहे हैं उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर रखें और टाइम का उनका ध्यान रखें, क्या खा रहे हैं, कैसी संगति में बैठ रहे हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं बट बच्चा कहीं गलत दिशा में चला गया संगति की वजह से। हाँ जी। तो बच्चा क्या, क्योंकि कहते हैं हम जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल हुई, या जैसा साहित्य पढ़ेंगे हम वैसा ही हमारा विचार हाँ जी। हाँ होंगे। जी। तो इन चीज़ों को अगर ठीक करना है तो हमें एक बच्चों को अच्छा साहित्य देना होगा, अच्छे संस्कार देने होंगे, क्योंकि आजकल एकल फैमिलीज हो चुकी है और उनकी वजह से बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाते, क्योंकि दादा दादी नाना नानी ये रिश्ते कहीं दूर छूट गए हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में बड़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। तो वो पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों पे प्रॉपर निगाह रखें कि आगे अगर हमें समाज को अपने सुधारना है, देश को सुधारना है, तो इसके लिए उनको खुद काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही। एक मैम, मैं एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार लड़कियों के कपड़ों को लेकर टिप्पणियाँ कसी जाती हैं, उनको वल्गर बोला जाता है और कई बार वही जो हम देख रहे हैं बहुत सी घटनाएं होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कपड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने देखा हो 5 साल का छोटा बच्चा है वो अब साड़ी बांध के तो नहीं घूमेगा, हाँ जी। या 3 महीने का बच्चा है जिसके साथ अभी पिछले दिनों हमने कई बार रेप केसेस सुने हैं, हाँ 6 जी। महीने के बच्चे के साथ भी रेप हुआ है, 3 महीने के। अब वो बच्चा तो चल ही नहीं सकता, वो तो हाँ जी। क्या पहनेगा, क्या उसको तो हमने जो पहना रखा है वो है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये आदमी की सोच होती है, जो ये मैं भी पहले भी बता रही हूँ कि जैसे अश्लील साहित्य या ये गलत साइट्स जो चल रही हैं फ़ोनों में या टीवी में दिखाई जा रहे हैं, तो इनके ऊपर बैन होना चाहिए। और जहाँ से गलत देख के गलत पढ़ के युवा बिगड़ रहा है और इसी की वजह से रेप केसेस हो रहे हैं। तो पहनावे का नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क कहीं पड़ भी जाता है कि हमें अपना पहनावा थोड़ा ठीक रखना चाहिए बड़े लड़कियों के लिए, मैं कहूँगी। क्योंकि देखो, अगर हमारे अच्छे अब वेस्टर्न कल्चर की तर्ज में हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं और कर रहे हैं, अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो हम अपने कल्चर में रहें और अच्छे से रहें। बाकी वैसे छोटे कपड़ों का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 महीने 6 महीने का बच्चा फ्रॉक पहन के घूमेगा। हाँ जी। तो ये मानसिकता का है, मानसिकता की हाँ, वजह से सोच है। सोच है। तो ये थे हमारे साथ नेहा मित्तल जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और समझाई, अपने बारे में बताया। तो मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हमारे दर्शकों से ज़रूर अपील करें। मैं ये कहूँगी कि स्ट्रीट मेल चैनल बहुत अच्छा चैनल है। विजय मेहता जी को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, इनकी पत्रकारिता बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता है, ये जो है वही दिखाते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।